हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी, आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये वाले जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ये कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर हम यूपीएससी ईपीएफओ 2024 के लिए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। और ये सब कुछ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। ये ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसी कंटिन्यूएशन में ही चल रही है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आई सीरियसली रिकमेंड यू कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख के इस वीडियो को आप देखने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड वन मोर थिंग, नॉट जस्ट पॉलिटी और ऐसा कोई सब, ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो ईपीएफओ स्पेसिफिक हैं, चाहे वो अपना जीएस के टॉपिक्स हैं, राइट, क्वांट, रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। आप बस अभिपीडिया को फॉलो कीजिए, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमारे नीचे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे आप पूछ सकते हैं, राइट। वी हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। अदर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, राइट, जिसके लिए मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। सो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो सबसे पहली चीज हमें समझ में आनी चाहिए यहां पर कि यहां पर जो वर्ड है ड्यूटीज और एक और वर्ड होता है इसको बोलते हैं राइट्स। क्या ड्यूटीज और राइट्स इनमें कोई रिलेशन है? एंड इवन बिफोर दैट, ड्यूटीज होती क्या है? व्हाट इज अ ड्यूटी? क्या ड्यूटी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? पहली बात, नो, ड्यूटी कभी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। मतलब अगर आपकी कोई ड्यूटी बनती है, अगर आपको बोला जाता है कि लीगल ड्यूटी है, तो सॉरी आई मीन कोई ड्यूटी है आपकी, नॉर्मली उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, उस पर जनरली मॉरल ऑब्लिगेशन ही होती है, मॉरली ही ऑब्लिगेशन होती है उस पर। मतलब आप पे सरकारी नियम, सरकार मतलब आपके नियमिक तौर पे आपको वो फॉलो करनी जरूरी नहीं है, बट मॉरली यह सोसाइटी के लिए या फिर और भी अलग पर्पस के लिए आप उसको जरूर फॉलो करें। जनरली ड्यूटी का मतलब यही होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके साथ भी यही सिमिलर ही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेट अवे आपको हिट करनी चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है किसी को फॉलो करनी। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि भाई ड्यूटी किसको फॉलो करनी है, किसके लिए बनाई गई थी ये ड्यूटीज, तो इसका आंसर है कि क्या ये ड्यूटी जो थी स्टेट के लिए थी, मतलब गवर्नमेंट के लिए थी? तो इसका आंसर है नो, गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाई गई थी ड्यूटीज। गवर्नमेंट के लिए किस टाइप की ड्यूटीज थी? गवर्नमेंट के लिए बेसिकली डीपीएसपी, आगे पढ़ेंगे हम, वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट के लिए ड्यूटीज थी। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जो ड्यूटी है क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ये किसके लिए थी? ये है सिटीजन्स के लिए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम, राइट। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाई गई थी वो किसके लिए बनाई गई है, वो किसके लिए इंसर्ट करी गई है रादर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? वो जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको फॉलो करने के लिए बोला गया है कि जो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज। यू आर ऑब्लाइज्ड, मॉरली ऑब्लाइज्ड, नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड, टू फॉलो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। अब हमेशा कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ईच एंड एवरी वर्ड, हर किसी का कोई ना कोई पर्पज होता है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन दिस आर्टिकल, क्यों उसको इंसर्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एवं ही नहीं करते, सेम रीजन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटी को भी किसी पर्पस की वजह से ही इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। अगर हम उस पर्पस की बात करूं तो उसके लिए आपको समझ में आनी चाहिए पहली चीज कि ड्यूटीज और राइट्स में क्या रिलेशन है, तभी आपको समझ में आएगा कि ड्यूटी से क्यों। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई भी कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इट वॉज इंसर्टेड लेटर ऑन बाय एन अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट करी गई थी और बाद में इनफैक्ट
86th अमेंडमेंट के थ्रू एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी और इंसर्ट कर दी गई थी, राइट। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये सब भी देखेंगे, बट अभी आप एक बार पहले कंसेप्ट समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेन प्रायोरिटी शुड बी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल थिंग, कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। फैक्ट रटने तो बहुत ईजी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन से आर्टिकल है, फलाना ढिमकाना, जितने भी आर्टिकल फैक्ट्स है उसके, वो सब भी हम कवर करेंगे। बट अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया तो चीज़ें याद करने की बजाय आपको समझ में आ जाएगी, भाई भूलोगे ही नहीं। तो हमेशा फोकस होना चाहिए आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रादर देन फैक्चुअल लर्निंग के ऊपर, राइट। ओके, सो एक चीज़ क्लियर होगी, पहली बात कि किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। अब क्यों इंसर्ट किया गया, क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यूटीज और राइट्स। सी, अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम इनको भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि आपके जो अधिकार है, जो आपके अधिकार है, आपको कोई अधिकार सरकार की तरफ से मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला हुआ है, आप वो कब फॉलो कर सकते, कब एंजॉय कर सकते हैं रादर, कि आपको राइट दे तो दिया उन्होंने, लेकिन प्रॉपरली आपको राइट तभी मिलेगा अगर सामने वाला जो बंदा है वो अपनी ड्यूटी समझे, अपनी वो ड्यूटी समझे कि आपके फंडामेंटल राइट को वो ऑनर करे, राइट। अगर मेरे सामने एक और बंदा है, फेलो सिटीजन है मेरा सेम, उसको भी सेम राइट मिले हुए, मेरे को भी फंडामेंटल राइट सेम मिले हुए, हम दोनों अपने फंडामेंटल राइट्स कब एंजॉय कर सकते हैं पूरे फुली पोटेंशियल के ऊपर, व्हेन बोथ ऑफ अस अंडरस्टैंड, हम दोनों इस चीज़ को समझें कि भाई हमारी ड्यूटी बनती है, मेरी भी ड्यूटी बनती है और सामने वाले की भी ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे के फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ को समझें कि फलाने बंदे को फंडामेंटल राइट मिले हैं और हम उनको वायलेट ना करें, सो दैट पर्सन या फिर मी ऑल्सो, हम दोनों अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय अच्छे तरीके से कर सकें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ड्यूटीज एंड राइट्स आर co-related with each other. Duties and rights are co-related with each other. मतलब एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर मैं सामने वाले की लिबर्टी को समझूं, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रायोरिटी दूं, मैं अपनी ड्यूटी समझूं कि सामने वाला बंदे की लिबर्टी को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तभी वो सामने वाला बंदा भी मेरी जो लिबर्टी है उसको भी रिस्पेक्ट करेगा और उसी वे में हम एंजॉय कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कि ब्रदरहुड, अगर हमारे अंदर ब्रदरहुड वाली फीलिंग होएगी कि हमें अपनी ड्यूटी समझें कि सारे हमारे को भाईचारा मेंटेन करके रखना है, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना है, राइट। सो ओनली इन दैट केस हम जो है सामने सारे के सारे सिटीजन से फेलो सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट को अच्छे से एंजॉय, पीसफुली एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम इस चीज़ को अपनी ड्यूटी समझें कि हमने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज नहीं करना। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स होते हैं, अगर हम पब्लिक पार्क के अंदर जाके डैमेज करें, वहाँ की चेयर्स खराब करें या फिर पब्लिक पार्क को खराब करें, तो किसका नुकसान होगा, हमारा ही है उसके अंदर, कि हम अपने राइट्स नहीं एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम फ्रीली स्टेट की उस पर यूज़ कर सकते हैं, उसको सबके लिए इक्वली है वो। लेकिन अगर हमने खराब कर दिया तो उसको सब इक्वली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, so fundamental rights and duties are correlated with each other. बेसिकली ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन फैक्ट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, यूपीएससी के अंदर भी रादर आ चुके हैं, तो ईपीएफओ के अंदर भी डेफिनेटली आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ड्यूटीज एंड राइट्स आर डेफिनेटली कोरिलेटेड विद ईच अदर एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट फॉर द स्टेट। वेयरएज फंडामेंटल राइट्स जो है अपने, वो आगे भी करेंगे। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दीज आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स एंड नॉट अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये उनके लिए है कि भाई आपको फॉलो करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से सिटीजन्स को है कि सिटीजन आपको फॉलो करना है ये, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट को है कि भाई स्टेट आपको ये फॉलो करना है, सामने वाले बंदे को ये फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, इन रूल्स के रेगुलेशंस के अंदर रहना है, सो दैट वो सामने चीज़ें करे। वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझो कि ड्यूटीज जो है सिटीजन्स के लिए हैं, उनको फॉलो करने का ऑर्डर दिया हुआ है एक तरीके से, बट नॉट लीगली, ओनली मॉरली ऑब्लाइज्ड, भी आप ये फॉलो करेंगे, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ समझनी है आपको, विच इज़ व्हाट, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये इनिशियली क्यों नहीं थी। इनिशियली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये क्यों नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू क्यों ऐड करना पड़ा। बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली एक सोशलिस्ट सोसाइटी का, या फिर कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं आप, सोशलिस्ट सोसाइटी का सिंबल है, का फीचर है बेसिकली।
ये सोशलिज्म का फीचर है, ना कि कैपिटलिज्म या का फीचर। बिकॉज कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपली स्टेट को रोका जा रहा होता है, भाई स्टेट आप बीच में नहीं अड़ोगे, हमें अपने राइट्स एंजॉय करने दो। वेराज जो सोशलिज्म जो होते हैं, सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि सामने वाले को सबको बोला जाता है कि भाई सबको इक्वल ट्रीट करना है, सबको बराबरी से ट्रीट करना है, आपको सिटीजन्स को ऑर्डर दिया जा रहा है एक तरीके से। तो अभी आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सोशलिस्टिक सोसाइटी का फीचर है। और इंडिया अपने आप को एज सच सोशलिस्ट नहीं बोलता था पहले, मतलब थे, बट हमें आउट लाउड हम नहीं बोला जाता था अपने आप को कि यस वी आर सोशलिस्टिक। हमने इनफैक्ट बाद में बाद में इंसर्ट किया कि हम सोशलिस्ट हैं, बट हम सोशलिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिखाते हैं अपने को। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी बेसिकली हमारा इसलिए फीचर नहीं था, पर इसके इसीलिए हमें बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड करना पड़ा है, स्पेसिफिकली दिखाना पड़ा है। और ये कब ऐड किया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। बेसिकली रियल रीजन क्या था ना कि इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी वो फेलो सिटीजन्स को बताना चाहती थी कि भाई तुम्हारे भी कुछ ड्यूटी बनती है, तुम्हारा भी कुछ काम बनता है अपने नेशन की तरफ। तो उन चीज़ों को बताने के लिए स्पेसिफिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था। उसी के लिए स्पेशली ये स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई थी कि भाई आप एक कमेटी बिठाई टू सी कि क्या करा जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। तो इन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि यस आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसके लिए स्पेशली एक नया पार्ट बनाया गया था, पार्ट 4A। और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस पार्ट 4A के अंदर इनिशियली कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। लेटर ऑन एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी, बट इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थी। राइट, सो दीज वर द बेसिक फैक्ट्स। नाउ लेट्स सी, इतना जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार अब थोड़ा सा नोट्स की तरफ भी जाते हैं। सो सबसे पहली चीज, सबसे पहला एक फैक्ट कि द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। सी, रशिया क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, वहां का फीचर है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका फीचर है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी। तभी आपको कभी भी किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं दिखेगा। इंडिया के अलावा सिर्फ एक जापान ऐसा है जहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। राइट, एनी हाउ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, यूएसएसआर, बेसिकली यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। These were incorporated in Part 4A of the Constitution through by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। See here, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर Part 4A इंसर्ट किया गया था जिस by 42nd Constitutional Amendment Act। राइट, ओरिजिनली 10 इन नंबर, ओरिजिनली 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थी, एंड वन मोर वाज एडेड थ्रू 86th Amendment Act of 2002। All the 11 duties are listed in Article 51A। Article 51A डेडिकेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, 11 ड्यूटीज है उसके अंदर, पार्ट 4A के अंदर। राइट, द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट व्हाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज दे ओ टू देयर country, their society and to their fellow citizens। Right? Okay. However, the directive principles, the duties are also non-justiciable in nature। Fundamental duties are also non-justiciable in nature। अब non-justiciable का मीनिंग क्या होता है, फटाफट का रिकॉल कर लेते हैं। non-justiciable या फिर इसको नॉन एनफोर्सिएबल बाय द लॉ भी बोलते हैं, नॉन एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। दोनों का एक ही मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो जाए, अगर कोई बंदा अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट नहीं कर रहा, सामने वाला बंदा अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा, तो आप उसके लिए क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं, जज के पास जा सकते हैं, जस्टिस के लिए जा सकते हैं। तो क्या आप उसके लिए जस्टिस ले सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, लॉ के पास जा सकते हैं? तो आंसर है नो। वहां पर जज क्या बोलेगा आपको कि भैया
ऐसा है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन एनफोर्सेबल बाय द लॉ है, नॉन जस्टिसेबल है, तो हम इसके बेसिस पे आपको जजमेंट नहीं सुना सकते, ये एनफोर्स ही नहीं कर सकते हम, राइट। तो आप प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि ये लीगली ऑब्लाइज नहीं है सामने वाला बंदा इसको फॉलो करने के लिए। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब होता है क्या, नॉन जस्टिसेबल। अनटिल एंड अनलेस जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट है बाय एक कोई लॉ पास कर दे जिसके थ्रू किसी एक कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को लीगली ऑब्लाइज कर दे, हो ये आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये एक पनिशमेंट है उसकी। अगर जब तक ऐसा नहीं होता उससे पहले कोई भी आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं सुनाई जा सकती, ना कोई जस्टिस के लिए आप कहीं जा सकते हो, राइट। ये मीनिंग होता है नॉन जस्टिसेबल का, आई होप। और फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल ही है, राइट। ओके, यही मीनिंग। चलो नेक्स्ट। At the time of its inception in 1950, India's original constitution included no mention of citizen duties, right? Initially मैंने बताया ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब बनी थी उस टाइम पे कोई ड्यूटीज ऐसा कुछ नहीं होता था। Citizens' fundamental duties were introduced to the constitution by the 42nd amendment after suggestion of Swaran Singh committee, which had been formed by the government earlier that year, right? Okay, the fundamental duty assist to manage citizens' behavior and achieve excellence in all aspects of citizens' life, right? There are two types of fundamental duties, moral and civic duty. All right, so no need to worry much about it. Okay, right, again the same facts कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है, राइट। आपके अब हाँ, ये चीज यहाँ पर देखने वाली बात है। नोटेबली none of the constitution of major democratic countries such as US, Canada, France, Germany, Australia and other include a list of citizen obligation। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अलावा, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया के अलावा बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज और भी हैं, वहाँ पर भी आपको फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कोई फीचर नहीं मिलेगा उन्हें। लाइक यूएस के अंदर, कनाडा हो गया आपका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया है, और इंडिया के अलावा एक और ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जापान, जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो किया जाता है, राइट। ओके, नाउ अब 86 अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, जहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, it is the duty of the parents, right, to provide educational opportunities to his child as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसलिए मैं फोकस करा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि जो 11th ड्यूटी है उसमें जो एज ग्रुप पूछा जाता है, किस एज ग्रुप के बारे में फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर बोला हुआ है कि आपका जब बच्चा है, अगर वो योर चाइल्ड इफ ही और शी इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, it is the fundamental duty of the parent to provide education to that ward or that child, right, if he is in the age group of 6 to 14 years, right? Okay, और ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 86 अमेंडमेंट के थ्रू बाय द वे 3 चीज़ें इंसर्ट करी गई थी। एक फंडामेंटल राइट भी इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21A, इसको राइट टू एजुकेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा DPSP के अंदर भी एक एडिशन करा गया था, आर्टिकल 45 के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी, राइट, जिसकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि हमने भी कवर करी है, राइट। ओके, सो लेट्स लुक एट द ऑल द ड्यूटीज। एक बार फंडामेंटल ड्यूटी पे सारे पे नजर मार लेते हैं। पहली है आपकी, क्योंकि आपसे पेपर में ना ऐसे पूछेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी आपके सामने दे देंगे, आपसे पूछेंगे क्या इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी नहीं, तो आपको ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए। सो ओके, तो सबसे पहले आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या आपकी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात हो रखी है, डेफिनेटली हो रखी है। देन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, राइट, नेशनल स्ट्रगल की बात हो रखी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इसको मैं सुई बोल देता हूँ शॉर्टकट में, तो इसके बारे में भी बात हो रखी है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। देन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, इस चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है, राइट। हमारे यहाँ पर लीगली ऑब्लाइज नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये क्या है, लीगली ऑब्लिगेशन है कि आपको जो है मिलिट्री सर्विस जरूर प्रोवाइड करनी है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट।
ओके ओके सो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जहाँ पर अगर हर एक सिटीजन को अपनी लाइफ का कुछ एक टाइम पीरियड, लेट्स से 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर अपनी मिलिट्री के अंदर सर्विस ज़रूर देनी कंपल्शन होती है। बट इंडिया के अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट हाँ अगर गवर्नमेंट आपको बुलाएगी तब आपको देनी पड़ेगी। बट वो जैसे फ्यूचर में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, बट एज सच अभी ऐसा कुछ आप पे लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हाँ आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूर है, राइट। ओके देन to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and religious sexual diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो यहाँ पर आपको 2-3 वर्ड दिख रहे हैं, ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ विमेन, राइट। इस टाइप से कीवर्ड जरूर अपना पकड़ में रखा करो, कीवर्ड से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी कि ब्रदरहुड की बात हो रखी है, डिग्निटी ऑफ विमेन को मेंटेन करने की बात हो रखी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, राइट। ओके टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कंट्री कल्चर की बात हो रखी है, कल्चर को प्रिजर्व करने की बात हो रखी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एनवायरनमेंट की बात हो रखी है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रखी है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, राइट, वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करने की बात भी हो रखी है किसके फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, राइट। साइंटिफिक रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रखी है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रखी है आपकी किसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, राइट, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात हो रखी है, राइट, वायलेंस को लीव करने की बात हो रखी है, वायलेंस ना करें, नॉन वायलेंस को फॉलो करें। To strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, right? Okay, then last but not the least, to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years, right? 11th fundamental duty जो कि 86th amendment के through add करी गई थी। So this was all for as far as fundamental duties is concerned। इसके बाहर से fundamental duty में से कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने ये सारा कवर कर लिया है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर जाओगे। अगर ये अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज दिस। आपकी EPFO की जो प्रिपरेशन है, इफ़ यू वांट कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको और मिले, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू, राइट। तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स लॉन्च कर रखा है EPFO का, राइट, जस्ट अ सेक। सो अभिपीडिया ने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है EPFO 2024 के लिए, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस से लेके वेब नोट्स, PDFs, टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस और मेंटरशिप। सबसे बड़ी चीज़ फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए मेंटरशिप, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ़ यू आस्क मी कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती रहे, कांस्टेंट आपके लिए मेंटरिंग हो जाए कि मेक श्योर कि आप अपने पाथ पे हैं, आप गलत ट्रैक पे तो नहीं है। बहुत ज़रूरी होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हमें पता भी नहीं चलता। मेंटरशिप वहाँ पर आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड करी जा रही हैं टू इंश्योर करना कि भाई आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ आपको इनपुट आउटपुट ज़रूर मिले, वो वेस्ट ना जाए, राइट। तो इसी के लिए कोर्स इसी वे में डिज़ाइन है, पूरा का पूरा कोर्स इसलिए डिज़ाइन है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, उसी टाइम राइट अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड कोर्स एज वेल। अगर आप किसी कोर्स की सर्च में है तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। ये आपके लिए प्रॉपर एक परफेक्ट स्पॉट हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, right? So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.